हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ने पीछे वाले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया होगा। ह्यूमन बॉडी की आपके सिलेबस में एक बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड टर्म गिवन है जिसमें हमें अलग अलग सिस्टम्स को स्टडी करना है। जैसे इससे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी किया था, वैसे ही अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में बात की थी, हमारी बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब ऑर्गन्स ने मिलके जो ऑर्गन सिस्टम बनाया हुआ है जिससे हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी सर्वाइव कर पा रही है, फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है, उन सब फंक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बेटा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? वो ये है कि आपने क्या किया, रेस्पिरेशन किया, आपने खाना खाया, आपने डाइजेशन किया। डाइजेशन करने के बाद क्या हुआ? कुछ चीज़ ऐसी तो हो नहीं सकता कि जितना आपने खाना खाया वो 100% एब्जॉर्ब हो गया आपकी बॉडी में। कुछ ऐसा वेस्ट होगा जिसको आपकी बॉडी में या तो आप लिक्विड की फॉर्म में रिलीज करोगे या तो आप सॉलिड फॉर्म में रिलीज करोगे। बॉडी से वेस्ट रिलीज करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका ऐसा है जिसमें आप सॉलिड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हो। सॉलिड वेस्ट को बॉडी से बाहर कब निकालते हो? जब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होने के बाद, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद, कंप्लीट डाइजेशन की बात कर रही हूँ मैं, डाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ। ब्रेक डाउन स्टमक में भी होता है, बट कंप्लीट डाइजेशन, खाने में जितना भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स थे, कार्बोहाइड्रेट से, उन सब का सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होके एब्जॉर्ब होने का फंक्शन, जो प्रोसेस हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग इन इंटेस्टाइन। सो इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू इन एनी क्वेश्चन दैट इन डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कहाँ पर हो रहा है, तो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ पे कंप्लीट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। क्लियर? अगर हमने बात की कंप्लीट डाइजेशन की, तो डाइजेशन बॉडी में कंप्लीट कहाँ हो रही है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में कंफ्यूज नहीं होना है। स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगी। कंप्लीट डाइजेशन किस में हो रही है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? ओके। अब तक तो हमने बात की, चलो अब हो गया कि खाना हो गया, खाना खा लिया, खाने का ब्रेक डाउन हो गया, उसका डाइजेशन हो गया। अब डाइजेशन होने के बाद क्या हुआ? डाइजेशन होने के बाद कुछ खाना ऐसा था जो सॉलिड फॉर्म में बाहर निकालना था। जब स्मॉल इंटेस्टाइन ने खाना लार्ज इंटेस्टाइन के पास भेजा, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे, उस खाने में कुछ अभी वाटर का कंटेंट बचा हुआ था, कुछ ऐसे मिनरल्स बचे हुए थे जिनको एब्जॉर्ब करना ज़रूरी था। अब जैसे ही बॉडी ने लार्ज इंटेस्टाइन में उस खाने में से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब होने के बाद वो सॉलिड वेस्ट कहाँ जाएगा? रेक्टम के पास। रेक्टम में क्या होगा? रेक्टम के बाद फाइनली एनएस के थ्रू क्या होगा? हमारी बॉडी से सॉलिड फिकल मैटर रिमूव हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा डेफिकेशन। क्या बोलते हैं? डेफिकेशन। डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें हम सॉलिड वेस्ट को रिमूव करते हैं। सॉलिड वेस्ट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, उसको हमने क्या बोला? उस प्रोसेस को बोला डेफिकेशन। अब दूसरा केस क्या है? दूसरे केस में क्या होता है जिसमें हम बात करेंगे आज किडनी की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की। बॉडी के अंदर से जितना भी लिक्विड की फॉर्म में जो वेस्ट बाहर निकलेगा, लिक्विड की फॉर्म का मतलब क्या है बेटा? लिक्विड फॉर्म मतलब यूरिन की फॉर्म में जो वेस्ट बाहर निकलेगा, इट विल बी प्रोसेस्ड बाय, इट विल बी हैंडल्ड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं? किडनी ने जो फिल्ट्रेशन का काम किया, ब्लड के थ्रू जितना भी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट, बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट जो बाहर निकलेगा, ठीक है, वो किसके थ्रू बाहर निकलेगा बेटा? वो बाहर निकलेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी के थ्रू। किडनी का फंक्शन क्या हुआ? किडनी का फंक्शन हुआ ब्लड के थ्रू जितना भी नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट आया था, उस वेस्ट को अब रिमूव करना है। ठीक है, ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, ऐसे वेस्ट को रिमूव करना जो किसका बना हुआ है बेटा? जिसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट प्रेजेंट है, यानी जिसके अंदर प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स का कंटेंट प्रेजेंट है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। बॉडी से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी
होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है बेटा? मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब होता है आपकी बॉडी ने जितनी भी केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस की, केमिकल रिएक्शन किया, जितने भी एक्टिविटीज हुई रिएक्शन की, रिएक्शन किस लिए? या तो कोई चीज़ बनी या तो कोई चीज़ टूटी। बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेसेस। जब कोई चीज़ टूटी तो उसको बोलते हैं हम कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। क्लियर है? ओके चलो, अब जिसमें हमने बात की नाइट्रोजनस वेस्ट को बेटा रिमूव किया। नाइट्रोजनस वेस्ट आया कहाँ से? नाइट्रोजनस वेस्ट आया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है वो हम पढ़ेंगे अभी। हमारी बॉडी ने जितनी भी केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस की आर इंक्लूडेड अंडर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट वो बाय प्रोडक्ट्स हैं। किसके बाय प्रोडक्ट्स है? बाय प्रोडक्ट्स का मतलब होता है बने हुए प्रोडक्ट। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जब बना बॉडी में तो उसके साथ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट था, उनको बोला बाय प्रोडक्ट। मतलब मेन प्रोडक्ट के साथ बनने वाले प्रोडक्ट्स आर नोन एज बाय प्रोडक्ट्स। दे रेफर्स टू द बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। इनके अंदर क्या होता है बेटा? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ये वेस्ट जो प्रोड्यूस होते हैं उनको किस तरीके से तोड़ा जाता है? इसको तोड़ा जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। जैसे मैंने अभी आपको बोला, जैसे प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन्स का, मिनरल्स का, लिपिड्स का, हर चीज़ को दे आर कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, हम बात करें लिपिड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब क्या है? ये बहुत हैवी मटेरियल है, हैवी मॉलिक्यूल्स हैं, उनको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता है बॉडी, डायरेक्टली उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती। दैट मीन्स व्हाट? दे आर सपोज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर फॉर्म्स। छोटी साइज का होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोटीन जिस फॉर्म में डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन जो है वो किसकी फॉर्म में डाइजेस्ट होता है? अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में डाइजेस्ट होता है? अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में। ठीक है, तो प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? अमाइनो एसिड्स है। और यही अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे बेटा? दे विल ब्रेक डाउन। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है नाइट्रोजन वेस्ट के? जैसे यूरिया है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग एनिमल में, प्लांट में, अलग अलग हो सकता है रेप्टाइल्स हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स हैं, डिपेंडिंग कि उनका मेटाबॉलिक सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उनका फूड हैबिट क्या है, उनके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है, उनकी सराउंडिंग में कितना वाटर अवेलेबल है, उसको डिपेंड करते हुए बेस और उसके बेसिस पे क्या होगा, अलग अलग तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज होते हैं। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू विल रिमेंबर इट कि यूरिया कौन रिलीज कर रहा है, कि यूरिया किसका मेटाबॉलिक वेस्ट है, यूरिक एसिड किस में मेटाबॉलिक वेस्ट का काम कर रहा है, रिलीज कर रहा है, अमोनिया किस में रिलीज हो रहा है। सो यूरिया किस में रिलीज होता है? मैमल्स में रिलीज होता है और ह्यूमंस में भी रिलीज होते हैं। ह्यूमंस आर ऑल्सो मैमल्स। सो बेसिकली जब मैमल्स की बात हो जो अपने बेबीज को फीड कराते हैं, दे आर नोन एज मैमल। ठीक है, अब मैमल्स की जब हम बात करेंगे तो उसमें यूरिया रिलीज होता है, इसमें पानी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अमोनिया है। अमोनिया जो है वो एक्वेटिक एनिमल और फिशेस में रिलीज होता है। यूरिक एसिड जितने भी रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, उड़ने वाले हैं, उनमें क्या रिलीज होता है? यूरिक एसिड। ये बहुत ही एसिडिक का और बहुत ही हार्मफुल होता है। तो जनरली क्या होता है? यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। तो प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा कि तीनों किस किस में रिलीज हो रहा है। मेक श्योर यू लर्न द एग्जाम्पल्स, राइट? ओके, चलो, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल यूनिसेल्युलर की बात करें या हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अलग तरीके से उनका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करेगा क्योंकि उनकी बॉडी कंपैरेटिवली सिंपल है, बीइंग दे आर सिंगल सेल्ड, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा सिस्टम प्रेजेंट नहीं है जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जिसमें ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा एडवांस्ड ऑर्गन की ज़रूरत हो, क्योंकि उनका एक्सक्रीटरी का जो सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपैरेटिवली वेरी सिंपलर। ओके, अब हम बात करेंगे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है? वो ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। अब जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, मे बी वो टिश्यूज़, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ से बने हुए हैं, हो सकता है उनके अंदर ऑर्गन्स डेवलप है, हो सकता है उनके अंदर पूरा ऑर्गन सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, अब डिपेंडिंग कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कैसा सिस्टम डेवलप्ड है, कौन कैसे काम करेगा, उसके बेसिस पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जनरली जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, इट कुड हैपन वाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब हमने लास्ट क्लास में या अपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। डिफ्यूजन का मतलब होता है इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट।
डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बेटा? डिफ्यूजन का मतलब है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होना। आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो। स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप से जो मूवमेंट हो रही है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ठीक है। और वाया स्किन, स्किन का क्यों? क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में स्किन है। अगर एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में स्किन प्रेजेंट है तो स्किन के थ्रू वाया डिफ्यूजन एक्सचेंज हो रहा है। जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट था वो इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स में भी इट इज रिलीजिंग आउट। और डिफ्यूजन का प्रोसेस हमने क्या पढ़ा था? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है किसी भी मॉलिक्यूल का फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, डन। जब हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में दूसरा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ऑस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ा था ये जनरली सॉल्वेंट का मूवमेंट है। सॉल्वेंट का मतलब मूवमेंट क्या है? सॉल्वेंट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर। पानी का मूवमेंट है फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, बट द डिफरेंस इज यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ लिमिटेड चीज़ों को पास होने देगी, क्रॉस होने देगी, ठीक। उसके अलावा उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी बॉडी में, ठीक है। और कुछ कुछ में एक्सक्रीशन के लिए अलग से ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या प्रेजेंट है? किडनी प्रेजेंट है। चलो अब आएंगे हम ह्यूमन के सिस्टम पे। ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बात करना है कि ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि किडनी है, किडनी के कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या चीज़ें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में इंक्लूड हो रही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम डज नॉट स्पेसिफिकली इंक्लूड्स द किडनी, उसमें उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले किडनी आएगा, यूरेटर आएगा जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है, यूरेनरी ब्लैडर आएगा जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है टेम्परेरीली, उसके बाद यूरेथ्रा आएगा। ओके, लेट्स हैव अ लुक फ्रॉम दिस डायग्राम। ओके, ये किडनी है, ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं जो किडनी के पास क्या लेके आएंगी? ब्लड लेके आएंगी। कौन सा ब्लड लेके आएंगी? वो ब्लड लेके आएंगी दैट इज सपोज टू बी फिल्टर्ड, दैट इज सपोज टू बी, द वेस्ट इज सपोज टू बी रिमूव्ड आउट और फ्रॉम दैट ब्लड कैपिलरीज। वो आएंगी किडनी के पास, ब्लड को सप्लाई करेंगी। जैसे ही किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट प्रेजेंट है, उस फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? दैट इज नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? ओके, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वी कॉल इट एज नेफ्रॉन, ठीक है। सो दिस इज किडनी, राइट। उसके बाद आपको दोनों साइड से ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर नोन एज यूरेटर। क्या बोलते हैं हम इसको? यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर का फंक्शन क्या हुआ? यूरेटर का फंक्शन है किडनी ने रीअब्जॉर्प्शन के बाद जितना भी वेस्ट निकाला है, जितना भी वेस्ट निकाला है, वेस्ट किस फॉर्म में निकला है? यूरिन की फॉर्म में, करेक्ट। जो वेस्ट निकला है वाया यूरेटर इट विल come to this organ and this is known as urinary bladder. urinary bladder क्या होता है? वो ये urinary bladder वो organ है जहाँ पर यूरिन स्टोर होगा टेम्परेरीली, फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड यूरिन क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। ओके, दैट इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या होगा? यूरिन जैसे ही इसकी कैपेसिटी होती है बेटा 400 टू 700 ml। कितनी कैपेसिटी? आपको कैपेसिटी पता होना चाहिए। एक टाइम पर 400 टू 700 ml यूरिन जो है वो स्टोर हो सकता है। और स्टोर होने के बाद क्या होगा? जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर पे टेम्परेरीली क्या होगा बेटा? 400 टू 700 ml यूरिन स्टोर हो जाएगा। यूरिन स्टोर होने के बाद जैसे ही वो अपनी कैपेसिटी फिल कर लेगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपकी बॉडी को सिग्नल्स आएंगे। बॉडी को सिग्नल्स आएंगे का मतलब क्या है? बॉडी को सिग्नल्स आएगा का मतलब है आपके ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की मसल्स जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगी। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट किया आपको पी करने की अर्ज होगी, और जैसे ही वो होगा वाया यूरेथ्रा, वाया यूरेथ्रा, ठीक है, आपकी बॉडी से यूरिन जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यूरिन करने की अर्ज के लिए एक स्पेशल टर्म यूज होती है दैट इज नोन एज मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है?
पी करने की अर्ज, यूरिन करने की अर्ज, यूरिन करने की अर्ज कब आई? जब यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शंस हुई। यूरिनरी ब्लैडर में जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तो आपका कोऑर्डिनेशन सिस्टम काम करेगा। कोऑर्डिनेशन सिस्टम का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन सिस्टम का मतलब है आपका नर्वस सिस्टम काम करेगा। नर्वस सिस्टम काम करने का मतलब क्या है? आपकी बॉडी से आपके यूरिनरी ब्लैडर के पास जो नर्व्स हैं वो मैसेज लेकर जाएंगे किसके पास? ब्रेन के पास। जैसे ही मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन से रिफ्लेक्स आएगा, ब्रेन से रिस्पॉन्स आएगा। बेसिकली रिफ्लेक्स एक्चुअली स्पाइनल कोड से आता है, ठीक है। ब्रेन से क्या आएगा? मैसेज आएगा, रिवर्ट मैसेज आएगा, जिसमें क्या होगा? आपको पी करने की अर्ज आएगी और आप यूरिन करने के लिए जाओगे, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले किडनी की बात करेंगे। किडनी क्या है बेटा? टू बीन शेप्ड स्ट्रक्चर हैं। क्या है? बीन शेप के स्ट्रक्चर्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट है? आपके एब्डोमेन में प्रेजेंट है। एब्डोमेन कहाँ है? ये देखो, आपकी एब्डोमिनल कैविटी, आपके जो पीछे स्पाइनल है, रिब्स है, आपके साइड में जो बोन्स निकले हुए, इनसे जस्ट ऊपर बैक साइड पे क्या प्रेजेंट है? आपकी किडनी प्रेजेंट है। क्लियर है? आपको इसकी लोकेशन प्रेजेंट पता होनी चाहिए। एब्डोमिनल कैविटी में कौन प्रेजेंट है? किडनी प्रेजेंट है। पेयर में प्रेजेंट है, सिंगल किडनी नहीं होती है। सिंगल किडनी सिर्फ उन केसेस में होता है जो किडनी फेलियर है या ट्रांसप्लांट था या कुछ ऑर्गन फेलियर की वजह से रिमूव करना पड़ा, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द ईदर साइड ऑफ बैकबोन। ईदर साइड ऑफ बैकबोन का मतलब ये है, अगर ये बैकबोन है तो बैकबोन के दोनों साइड्स पे क्या प्रेजेंट है? एक एक किडनी प्रेजेंट है, ठीक है। प्राइमरी ऑर्गन है जिसका फंक्शन क्या है? वेस्ट को रिमूव करना। वेस्ट कौन सा? नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये याद रखना है कि यूरिन की फॉर्म में वेस्ट रिमूव हो रहा है, क्योंकि वेस्ट रिमूव सॉलिड फॉर्म में भी हो रहा है। वो जो कि कौन कर रहा है? एग्जैक्टली, जो कि कौन कर रहा है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन रिमूव कर रही है। बट यहाँ पे क्या किस फॉर्म में हो रहा है रिलीज? लिक्विड फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। जो कि क्या है? फंक्शनल यूनिट क्या है बेटा किडनी की? नेफ्रॉन, अभी हमने बात की थी। उसके बाद है यूरेटर। यूरेटर क्या है बेटा? ये पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब्स हैं। क्या है ये? मस्कुलर ट्यूब्स। मस्कुलर ट्यूब्स क्यों हैं? क्योंकि इन्हीं मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी जिस टाइम यूरिन नीचे ट्रेवल करेगा। कहाँ से ट्रेवल करेगा? किडनी से फिल्टर्ड यूरिन ट्रेवल करेगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ जाएगा? वो क्या करती हैं बेटा? यूरिन को पास करती हैं। कहाँ तक? यूरिनरी ब्लैडर तक। क्यों ब्लैडर तक पास करती हैं? क्योंकि यूरिन यहाँ पर स्टोर होना है, ठीक। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है बेटा? एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन जो है टेम्परेरी फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? स्टोर होगा, ठीक है। जैसे ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए स्टोर होगा, उसके बाद आपको क्या होगा? टेम्परेरी स्टोर होगा, फिल होने के बाद अड़ जाएगी पी करने की, ठीक है। इट इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन का मतलब क्या है? आपकी एब्डोमिनल कैविटी से नीचे, ठीक है। दैट इज नोन एज पेल्विक रीजन। टू स्टोर यूरिन 400 to 700 ml की कैपेसिटी होती है। प्लीज मेक श्योर दैट यू विल रिमेंबर द कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, राइट। उसके बाद यूरेथ्रा की बात करेंगे। यूरेथ्रा क्या है? वो डक्ट है जहाँ पे क्या होगा? जो हमारी बॉडी से आउटसाइड ओपन हो रही है, हमारी बॉडी के बाहर एक डक्ट, एक डक्ट का मतलब होता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बाहर ओपन अप हो रहा है, जो उससे क्या होगा? जिससे हमारी बॉडी से बाहर यूरिन जो है वो रिलीज होगा। क्लियर? ओके, चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलो, ये डायग्राम है, फिर से देख लेना एक बार। ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी में कौन प्रेजेंट है? पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है। किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन है? ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। जैसे ही फिल्टर होकर यूरिन बाहर आएगा, यूरेटर के थ्रू पास होते हुए कहाँ स्टोर होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। और जैसे ही फिल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, यूरेथ्रा के थ्रू आप बॉडी से यूरिन को बाहर एक्सपेल आउट कर दोगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि यूरिन कैसे बना, वन थिंग, और क्यों बना इज अनदर थिंग, ठीक है। तो दो चीज़ों के आंसर आपको पता होने चाहिए कि यूरिन क्यों बना और कैसे बना। जो यूरिन जो प्रोड्यूस हुआ है वो कहाँ से आया है? ब्लड को फिल्टर करने के बाद। जब ब्लड में फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट था उसको रिमूव करने की नेसेसिटी थी। रिमूव क्यों करना था? क्योंकि वो अननेसेसरी, पहली बात वो स्पेस कैरी करेगा, दूसरी बात ब्लॉकेज करने के कारण हो सकता है कि वो ब्लड के फ्लो में एक अब्रप्शन क्रिएट करे, एक ब्रेकेज क्रिएट करे, ठीक है, हिंड्रेंस क्रिएट करे, ठीक है। तो जो ये मेटाबॉलिक वेस्ट जो है दैट इज सपोज टू रिमूव आउट ऑफ दैट ब्लड, और जैसे ही ब्लड से रिमूव होगा वैसे ही पहली बात फ्लो होगा, यूरिन प्योर जितना होगा उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी रखेगा। अब यूरिन का जो प्रोडक्शन हुआ है वो मेंटेन
किस चीज़ को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है बेटा? वो मेंटेन कर रहा है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है? ये हमने पहली वाली क्लास में भी पढ़ा था। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कैपेसिटी टू मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। होम्यो का मतलब होता है सेम, स्टैसिस का मतलब होता है टेम्परेचर, अंदर की हीट की कंडीशंस को मेंटेन करने की कैपेसिटी इज होम्योस्टैसिस। ठीक है, इसी होम्योस्टैसिस की वजह से हम स्वेटिंग भी करते हैं, हम शिवरिंग भी करते हैं। ठंड में शिवरिंग होती है बॉडी को हीट प्रोड्यूस करने के लिए, गर्मियों के टाइम पे वही स्वेट ग्लैंड्स जो है वो एक्टिवेट होकर स्वेटिंग कर रही हैं सो दैट आपको इवेपोरेशन की वजह से एक कूलिंग इफेक्ट मिले और आपको थोड़ा टेम्परेचर डाउन लगे। क्लियर? अब प्रोडक्शन ऑफ यूरिन हेल्प्स टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल आल्सो। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है हमारी बॉडी में जितने भी आयंस वगैरह प्रेजेंट है, जितने इलेक्ट्रोल्स प्रेजेंट है, उनका कंसंट्रेशन भी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, 4 मेन स्टेप्स फॉर यूरिन प्रोडक्शन। यूरिन का प्रोडक्शन हुआ क्यों? ताकि, क्यों का आंसर क्या है कि आपका मेटाबॉलिक वेस्ट जो था ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट फ्लो कर रहा था, दैट वाज सपोज टू बी रिमूव्ड आउट, दैट्स वाई वो यूरिन लिक्विड की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाला। ठीक है, अब यूरिन के प्रोडक्शन के कौन कौन से मेन 4 स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बेटा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? ब्लड को फिल्टर करेगा कौन? फिल्टर करेगा किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन? नेफ्रॉन। तो सबसे पहले फिल्टर करेंगे। फिल्टर का मतलब है जितना भी लार्ज साइज का मॉलिक्यूल्स था या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको पास होने देंगे। जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसको एब्जॉर्ब करके, रीएब्जॉर्ब करके, एग्जैक्टली रीएब्जॉर्ब करके वापस से ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ फिल्ट्रेशन। उसके बाद वर्ड है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है और रीएब्जॉर्प्शन वर्ड यहाँ यूज क्यों हुआ, एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं बोला? जिस टाइम पे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस हुआ था, ब्रेक डाउन, फूड को जो ब्रेक डाउन किया गया था, जो मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें रिलीज हुई, अमाइनो एसिड रिलीज हुआ, दे वर ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुके थे। अभी तो ब्लड में जो फ्लो कर रहा था, जितना भी मटेरियल इन केस बॉडी डिमांड्स की इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसकी रिक्वायरमेंट हो, तो वो चीज़ें दोबारा से एब्जॉर्ब होंगी, इसलिए रीएब्जॉर्प्शन होगा। और वो रीएब्जॉर्ब किए हुए मिनरल्स, वाटर या आयंस जो भी हो, दैट विल बी अगेन पास टू द ब्लड, राइट? So water, ions, glucose are reabsorbed from the initial filtrate in tubules. What do you mean by initial filtrate? Initial filtrate का मतलब है नेफ्रॉन में, अभी हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। नेफ्रॉन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या करता है? ब्लड कैपिलरीज हैं, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज हैं जो वेस्ट कंटेनिंग ब्लड को लेके आई किडनी के पास। अब वो ग्लोमेरुलस के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक कप शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। कप शेप स्ट्रक्चर में ऐसे कर वो प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। इस कप शेप स्ट्रक्चर में फर्स्ट फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? जितने भी वेस्ट नजर आएंगे उन सबको पास कर दिया जाएगा, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको रख लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो वाटर, आयंस, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, उस जो फर्स्ट इनिशियल फिल्ट्रेट निकला, फर्स्ट फिल्टर होके जो पास आगे होगा, वो उसमें कहाँ होगी? रीअब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, टिब्यूल्स में। टिब्यूल क्यों? टिब्यूल 2 तरीके की होती हैं, डीसीटी और आरसीटी, वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? सिक्रीशन होगा। सिक्रीशन कहाँ पे हो गया? अब टिब्यूल्स ने, नेफ्रॉन ने जितना भी यूरिन को फिल्टर करके निकाला है, नाउ दैट इज सपोज टू बी रिमूव्ड आउट। कहाँ से रिमूव आउट होगा? वो अब यूरेटर के थ्रू पास करेगा। तो यूरेटर के थ्रू जो यूरिन पास हुआ है, दैट इज नोन एज सिक्रीशन। द टिब्यूल सिक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट आयंस इनटू द फिल्ट्रेट। जितना भी चीजें थी वो कहाँ पे आ गई? यूरिन के अंदर आ गई। और वाया यूरिन क्या करेंगे? एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? जो फाइनल फिल्ट्रेट होगा, जो फाइनल मटीरियल होगा जिसको बॉडी से बाहर निकालना है, कहाँ जाएगा बेटा? ब्लैडर में। और ब्लैडर से कहाँ जाएगा? वाया यूरेटर ब्लैडर में जाएगा, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू क्या निकल जाएगा? बॉडी से बाहर। तो सबसे पहले क्या हुई? फिल्ट्रेशन हुई। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? इनिशियल फिल्ट्रेशन हुई। इनिशियल फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है? कि किडनी ने, नेफ्रॉन ने फिल्टर किया। अब फिल्टर करने के बाद जो निकला, जिसकी रिक्वायरमेंट थी उसको रख लिया, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी उसको आगे पास ऑन कर दिया ट्यूब्यूल्स के पास।
अब ट्यूब्यूल्स में क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। रीएब्जॉर्प्शन किस चीज़ का हो गया बेटा, वाटर का, आयंस का, ग्लूकोज का, जितना भी आयन मटेरियल जितना भी है, वाटर है या ग्लूकोज है, उस सब का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। रीएब्जॉर्प्शन किस में से, इनिशियल फिल्ट्रेट जो आया था उसके अंदर से, ठीक। उसके बाद सिक्रीट किया जाएगा इसको, ट्यूब्यूल से जो वेस्ट है उसको फाइनल फिल्ट्रेट की तरफ भेजा जाएगा। फाइनल फिल्ट्रेट को फिर फाइनली वाया यूरेटर, वो ट्यूबुलर मस्कुलस ट्यूब्स जो हमने पढ़ी थी उनके थ्रू क्या किया जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के पास पहुंचाएंगे, जहाँ पर टेम्परेरी यूरिन स्टोर होगा, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर। करेक्ट, ओके, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर है बेटा नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को बहुत देखने में बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि कौन सा जाल बनाया हुआ है, कौन कहाँ से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, बट ये बहुत इजी है, पहली बात। दूसरी बात, एक किडनी में बहुत मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, क्योंकि फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बहुत फ्रीक्वेंट रहती है। आपको यूरिन करने की अर्ज बहुत थोड़े टाइम ड्यूरेशन में आती रहती है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आप कितना वाटर का इंटेक करते हो। जितना आप वाटर का इंटेक करोगे पानी के प्रेजेंस में, उतना ही मेटाबॉलिक वेस्ट, उतना ही लिपिड का वेस्ट, उतना ही फैट मॉलिक्यूल्स का वेस्ट, आयरन का वेस्ट, ग्लूकोज का वेस्ट, एवरीथिंग विल बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक और बात, यूरिन के अलग अलग कलर्स होते हैं, कभी कभी डार्क येलो कलर का होता है, कभी पेल येलो कलर का होता है, कभी लाइट येलो कलर का होता है, कभी ट्रांसपेरेंट होता है। अब ये डिफरेंस जो कलर में आता है वो क्यों आता है, डिफरेंस जो कलर में आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि आप कैसा खाना खा रहे हो, यूरिन का कंसंट्रेशन कैसा आ रहा है, उसकी पीएच कैसे आ रही है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें कितना एसिड प्रेजेंट है, उसमें कितना मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट है, उसके डिपेंडिंग कलर लाइट होता जाता है। जितना डार्क कलर होगा उतना मेटाबॉलिक वेस्ट ज़्यादा रिमूव हो रहा है आपकी बॉडी से, आपको पानी का इंटेक उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत है ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन पास ना हो, ठीक है। जितना ही लाइट कलर का यूरिन होगा उतना अच्छा है, क्योंकि वो बॉडी को ये बताता है, आपको ये बताता है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर इंटेक हो रहा है पानी का, प्रॉपर फिल्ट्रेशन हो रहा है, बॉडी इज वर्किंग वेरी गुड, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है प्रॉपर तरीके से बॉडी से बाहर निकल रहा है। क्लियर, ओके। अभी हमने बात की थी ग्लोमेरुलस की, तो सबसे पहले बात है ग्लोमेरुलस की। ग्लोमेरुलस क्या है बेटा, ब्लड कैपिलरीज है एक्चुअली, इट इज अ बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज का वो बंच है जो कि क्या लेके आया बेटा, वेस्ट को लेके आया। अब ये वेस्ट ने कहाँ किया बेटा, ये वेस्ट कहाँ पे, फर्स्ट फिल्ट्रेशन क्या हुआ, बोमेंस कैप्सूल में। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बोमेंस कैप्सूल, इसमें क्या होगी बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फर्स्ट फिल्ट्रेशन भी यहीं पर हुई है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है जितना मेजॉरिटी चीज़ें रिमूव करने की, रीअब्जॉर्ब करने की जरूरत है, उनका रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा और बाकी वेस्ट जो है पास ऑन हो जाएगा। बोमेंस कैप्सूल के बाद क्या है बेटा, ये देखो पीसीटी, इसको हम क्या बोलते हैं, पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, आपको इस नाम की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली रिमेंबर पीसीटी। पीसीटी क्या है, बोमेंस कैप्सूल के पास वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बस इतना याद करो कि बोमेंस कैप्सूल के पास जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज पीसीटी। पीसीटी प्रॉक्सिमिटी इज समथिंग व्हिच इज प्रेजेंट नियरेस्ट, ठीक है। तो जो पास में चीज प्रेजेंट है दैट इज प्रॉक्सिमल, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है, कर्व्ड में जो ट्यूब प्रेजेंट है दैट इज पीसीटी। अब यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगा, दैट इज, देखो ये रिटर्न है ना, ये लिखा हुआ है फर्स्ट कॉइल्ड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब उसके बाद ये यू शेप की ट्यूब नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनले। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हैनले। ये लूप ऑफ हैनले क्या है, ये दो लिम्ब है, इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लिम्ब। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब। ये जो ऊपर की तरफ जा रही है दिस इज नोन एज असेंडिंग लिम्ब। अब डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब का मतलब क्या है, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब का मतलब है जब वो डाउनवर्ड मूवमेंट, जैसे जैसे फिल्टर्ड किया हुआ मटेरियल नीचे की तरफ पास करेगा, एक साइड पानी का रीअब्जॉर्प्शन होगा, एक साइड आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब पानी का और आयंस का रीअब्जॉर्प्शन जब यहाँ से होगा, जब यहाँ से पास होता जाएगा, फिर सेकेंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर आया जिसको बोलेंगे डीसीटी। डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टेंस पे प्रेजेंट होने वाली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बोला डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
फाइनल जो फिल्ट्रेशन होगी, जो लास्ट फिल्ट्रेशन होगी बेटा, यहाँ से पास होगा, कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से जितना भी यूरिन बना वो वाया यूरेटर इट विल रीच यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। जो हमने स्टडी किया इसका काम क्या है बेटा, बॉडी से जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट हुआ है, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट बना है, दैट इज सपोज टू बी रिमूव्ड एंड आउट, एंड वो फंक्शन किसका है, किडनी का है। बॉडी में जितना भी एसिड बेस बैलेंस है, जो यहाँ पर आयंस का रीएब्जॉर्प्शन होगा, आयंस का रिमूवल होगा, जो अननेसेसरी होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जब सब ये प्रोसेस जो होगा, ठीक है, ये किस लिए होगा, ये आयंस का जब रिमूवल होगा तो इट विल हेल्प टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि अननेसेसरी एसिडिक आयंस भी, प्रोटॉन्स भी हमारे लिए हार्मफुल है, ज़्यादा बेसिक कंडीशन भी हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, फिर होगा ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखो, अब हमें पढ़ना है डायरेक्शन ऑफ यूरिन फ्लो, यूरिन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यूरिन फ्लो कर रहा है, सबसे पहले कलेक्टिंग डक्ट में आया। कलेक्टिंग डक्ट का मतलब क्या है, कलेक्टिंग डक्ट का मतलब है ये कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ आया बेटा, सबसे पहले कलेक्ट ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल बोले तो डीसीटी, ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा, डक्ट में, डक्ट से कहाँ जाएगा, यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। तो प्रॉपर यूरिन का डायरेक्शन का जो फ्लो है, फ्लो का जो डायरेक्शन है, यू शुड रिमेंबर इट कि कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। ठीक है, ओके, ये सारा था किडनी की फंक्शन के बारे में। वो तो नॉर्मल कंडीशन थी जब सारी चीज़ें फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। अब अगर हम बात करें कि रीनल फेलियर क्या होता है, रीनल फेलियर का मतलब होता है किडनी का प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म ना करना, जो कि नॉर्मल कंडीशन नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, कि आपकी किडनी की जो आपके नेफ्रॉन्स की जो कैपेसिटी थी ब्लड को फिल्टर करने की, उसमें से वेस्ट को रिमूव करने की जो कैपेसिटी थी, अब वो कैपेसिटी ख़त्म हो रही है। अब वो कैपेसिटी ख़त्म होने का रीज़न क्या हो सकता है, देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस कि वो जो फिल्ट्रेशन की जो कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो रही है। हो सकता है कि नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स या नेफ्रॉन्स की जो फिल्टर करने की कैपेसिटी थी वो कम हो गई है। हो सकता है कि और किसी बॉडी पार्ट में दिक्कत आ रही है। अब क्या होगा, या तो डायलिसिस का प्रोसेस होगा, पेशेंट को डायलिसिस दिया जाएगा और कॉन्टिन्यूसली उसके ब्लड को जो है वो फिल्टर किया जाएगा डायलाइजिंग फ्लूइड को यूज़ करके। ठीक है, दूसरा केस क्या है, किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा। किडनी को ट्रांसप्लांट करने का मतलब है अनदर और किसी डोनर से किडनी लेके उसको प्लेस कर दिया जाएगा पेशेंट के अंदर, सो दैट नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी जो है परफॉर्म करती रहे। ठीक है, ओके। तो रीनल फेलियर क्या है, वो केस जहां पर किडनी ने लॉस कर दिया अपनी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेस्ट। किडनी का काम क्या था, वेस्ट को जो प्रोड्यूस हुआ है उसको रिमूव करना। जो वेस्ट था, जितना भी एक्सेस फ्लूइड था दैट वाज सपोज टू बी रिमूव फ्रॉम द ब्लड, वो काम फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, पहला केस तो क्या है, हीमोडायलिसिस होगा। हीमो का मतलब होता है ब्लड, डायलिसिस का मतलब होता है उसको डायलाइजिंग चैम्बर में डाल के उसमें से वेस्ट को रिमूव करना। ये मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें किडनी जो काम करना बंद कर चुकी है, फेल हो चुकी है, उसके लिए ट्रीटमेंट होता है, जिसमें ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है डायलिसिस के थ्रू। ओके, अब आर्टिफिशियल किडनी में होता क्या है, या हीमोडायलिसिस में क्या हो रहा है। हीमोडायलिसिस में जो इम्प्योर ब्लड है उसको पास किया जाता है एक चैम्बर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं डायलाइजिंग चैम्बर। अब इस डायलाइजिंग चैम्बर के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं, ट्यूब्स, जिनको हम बोलते हैं डायलाइजिंग ट्यूब्स। क्या बोलेंगे, डायलाइजिंग ट्यूब्स। अब जितनी भी ये डायलाइजिंग ट्यूब्स थी, इन ट्यूब्स किस चीज़ की बनी हुई हैं, ये ट्यूब्स बनी हुई हैं बेटा सेलुलोज की। किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। ये डायलाइजिंग ट्यूब का एक और नेचर है जिसको हम बोलते हैं, ये है सेमी परमिएबल नेचर की। क्यों सेमी परमिएबल नेचर की है, क्योंकि अब इसको परमिट करना है, किस चीज़ को परमिट करना है, सेलेक्टेड चीज़ों को परमिट करना है, कुछ कुछ चीज़ों को परमिट करना है कि वो ब्लड में से जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको अलाउ करे कि वो डायलाइजिंग चैम्बर में आ जाए। ठीक, ओके। सो नाइट्रोजनस जो वेस्ट है उसको रिमूव कर दिया जाएगा वाया डायलिसिस। ठीक है, अब डायलाइजिंग जो ट्यूब्स हैं वो किसकी बनी हुई है बेटा, सेलुलोज की। प्लीज मेक श्योर कि आपको ये पता होगा कि डायलाइजिंग ट्यूब्स किस चीज़ की बनी हुई है, सेलुलोज की। उनका नेचर कैसा है, सेमी परमिएबल नेचर की है। क्यों है सेमी परमिएबल नेचर, ताकि ब्लड को प्रॉपर तरीके से फिल्टर आउट किया जा सके। ठीक,
अब जितना भी प्योरीफाइड ब्लड होगा, जैसे जैसे चैम्बर के ट्यूब्स के अंदर से ब्लड पास होता रहेगा, अब ब्लड फिल्टर होता रहेगा, और जैसे ही ब्लड फिल्टर होके लास्ट ट्यूब तक आएगा, उसी ब्लड को अब पेशेंट के अंदर, उसी प्योरीफाइड ब्लड को अब पेशेंट के अंदर वापस से क्या कर दिया जाएगा, पंप बैक करवा दिया जाएगा आर्टिफिशियली। ठीक, सी दिस इज डायलाइजिंग चैम्बर। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ब्लड को पंप किया है, अब इन ट्यूब्स में पास हो रहा है। अब ये पूरा क्या है बेटा, डायलाइजिंग चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर फ्लूइड फिल्ड है, उसकी प्रॉपर पीएच है, प्रॉपर आयंस कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, ताकि कंसंट्रेशन के बेसिस पे इन ट्यूब्स में जो वेस्ट है वो वेस्ट कंसंट्रेशन के बेसिस पे यहाँ से पास होकर इस डायलाइजिंग चैम्बर में आ पाए। क्योंकि इस चैम्बर में डायलाइजिंग फ्लूइड में आएगा, इस फ्लूइड को फिर हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि इट विल कंटेन नाउ वेस्ट। ठीक है, बॉडी का जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट था वो कहाँ पर कलेक्ट होगा, डायलाइजिंग फ्लूइड में कलेक्ट होगा। ठीक है, जैसे जैसे ट्यूब्स पे ऐसे पास होगा, अब फाइनली जो यहाँ पे लास्ट ट्यूब्स में जो ब्लड मिलेगा, इट विल बी फिल्टर्ड ब्लड, और इसी फिल्टर्ड ब्लड को, इसी प्योरीफाइड ब्लड को वापस क्या कर दिया जाएगा, पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये तो जो चैम्बर लगाए गए हैं, ठीक है, ये किस लिए लगाए हैं, ये फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, ये यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। एक साइड से फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट क्यों, क्योंकि बॉडी का बहुत सारा ब्लड है, इट इज सपोज टू बी फिल्टर्ड कॉन्टिन्यूसली, वो प्रोसेस चलना है। जितना भी वेस्ट ब्लड होगा वो एक साइड से, वेस्ट फ्लूइड होगा उसको एक साइड से कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अब उसके अंदर ब्लड का वेस्ट आ चुका है। उस डायलाइजिंग फ्लूइड को क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक साइड से हम फ्रेश सॉल्यूशन को प्रोवाइड करते रहेंगे। क्लियर है, दिस इज द केस ऑफ हीमोडायलिसिस। ठीक है, अब अभी तक तो हमने पढ़ा किडनी के बारे में, जो कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, मेन फिल्ट्रेशन का काम जो कर रहा है, मेन बॉडी से ब्लड से रिमूव, वेस्ट को रिमूव करने का जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय किडनी। बट उसके अलावा भी क्या है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं उसके प्रोसेस को एड करने में। ठीक है, सबसे पहले लंग्स की हम बात करें, लंग्स का काम क्या है, लंग्स का मेन काम है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। जिस टाइम पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा उस टाइम पर CO2 रिलीज होगी। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जो आपने खाना खाया, खाने को तोड़ा, खाने को तोड़ने के बाद आपकी बॉडी ने सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज किया, जब वो एनर्जी को रिलीज किया तो उसी टाइम पे गैस भी रिलीज हुई है, दैट इज नोन एज CO2, दैट इज सपोज टू बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। क्यों, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में कि हमारे ब्लड में, ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है उसकी CO2 के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंडिंग हो जाएगी तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सपोज टू बी रिमूव्ड, वाटर पानी को, और जितना भी वॉलेटाइल सब्सटेंस है, वॉलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या है, जो गैसेस का फॉर्म प्रेजेंट होगा, ऐसी चीज जो इवेपोरेट हो सकती है, वॉलेटाइल सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड वाया लंग्स। ठीक है, अब है सेकंड इज लिवर। लिवर में क्या होता है, मेन काम, लिवर का मेन काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है, जितना भी हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे, दोज हार्मफुल सब्सटेंसेस, दोज टॉक्सिन्स आर सपोज टू बी रिमूव्ड। ठीक है, उनको लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है, लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके उनको बॉडी से रिमूव करना है। ठीक है, सो जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है, वाया यूरिन, उसमें भी लीवर ने काम किया। लीवर में जो बाइल जूस रिलीज हो रहा है लीवर में, उसने भी क्या किया बेटा, उसने भी बॉडी से वेस्ट को रिमूव किया। कौन सा वेस्ट, जो फैट की फॉर्म में वेस्ट प्रेजेंट है, उस फैट को रिमूव करने का काम किसने किया, बाइल जूस ने। बाइल जूस किसने सिक्रीट किया है बेटा, लीवर ने। यू शुड नो, वो जूस जिसके अंदर कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है बट स्टिल इट इज हेल्पिंग आउट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन is bile juice and it is being secreted by liver. लीवर एक ऐसे जूस को सिक्रीट कर रहा है जो डाइजेशन में तो हेल्प कर रहा है, बट इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एंजाइम्स, जिसके अंदर कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। ठीक, अब प्रोडक्शन ऑफ बाइल हेल्प्स एंड डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है क्योंकि ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट थ्रू द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन कौन से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट ट्रेवल करके रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू बाहर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है बेटा स्किन। स्किन के ऊपर क्या है, स्किन के ऊपर बहुत सारी स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है। कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, स्वेट ग्लैंड्स। इन्हीं स्वेट ग्लैंड्स के एक्टिवेट होने की वजह से हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, पसीना बाहर आता है।
उसी पानी के साथ, उस एक्स्ट्रा वाटर के साथ कुछ आयंस और सॉल्ट भी रिलीज हो रहे हैं। जो आयंस और सॉल्ट रिलीज हो रहे हैं, एक्स्ट्रा जो सॉल्ट रिलीज हो रहा है, वाटर रिलीज हो रहे हैं, और कुछ अमाउंट में यूरिया भी रिमूव हो रहा है। सो यूरिया इज ऑल्सो वेस्ट रिलीज बाय अस। मैमल्स को क्या रिलीज करते हैं? यूरिया। अमोनिया कौन रिलीज करता है? अमोनिया को रिलीज करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो उनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। चलो, अब हमने पढ़ लिया कि किडनी ने फंक्शन कैसे परफॉर्म किया, किडनी ने फिल्ट्रेशन कैसे किया, किडनी के साथ और कौन कौन से ऑर्गन्स थे जिन्होंने उसको फिल्ट्रेशन करने में हेल्प किया, ठीक है, कैसे फंक्शनिंग परफॉर्म हुआ, कैसे यूरिन प्रोड्यूस हुआ, क्यों प्रोड्यूस हुआ। अब उसके साथ हमें पता, एक तो ये था कि किडनी जो है वो फेल हो गया, फिल्टर करना बंद कर दिया, तो हमने हीमोडायलिसिस कर दिया। उसके अलावा कौन कौन से डिजीज हैं दैट आर रिलेटेड टू किडनी, किडनी में और कौन से डिजीज हो सकते हैं वो भी हमें साथ में पता होना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, ताकि ऑप्शन में अगर आए तो एलिमिनेट करने में, सेलेक्ट करने में इट विल हेल्प यू आउट। ओके, सबसे पहले है बेटा कॉरोनिक किडनी डिजीज। कॉरोनिक और एक्यूट दो चीजें होती हैं। एक्यूट का मतलब क्या होता है, देखो, और कॉरोनिक का मतलब क्या होता है? कॉरोनिक का मतलब होता है ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन ओवर टाइम। कॉरोनिक का मतलब है टाइम के साथ, ऐसा नहीं सडनली कुछ इवॉल्व हो गया, धीरे धीरे ग्रेजुअली विद टाइम जब कोई चीज़ डिग्रेड होती है, उसका फंक्शन परफॉर्म करना बंद हो जाता है, तो वी कॉल इट एज कॉरोनिक। कॉरोनिक किडनी डिजीज का मतलब क्या है? ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता गया किडनी ने फंक्शन परफॉर्म करना कम कर दिया, ठीक है। अब ये डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है और हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी किडनी अफेक्ट होना इज़ अ नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, जो हाइपरटेंशन के, जो बीपी के मरीज होते हैं उनके साथ। उसके बाद है एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी का मतलब होता है सडनली सीवियर, सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा केस में डिक्लाइन हो गया किडनी का फंक्शन करना, किडनी ने एकदम से सडनली काम करना बंद कर दिया, कोई ग्रेजुअली नहीं हुआ है, विद इन शॉर्ट टाइम स्पेन किडनी ने काम करना बंद कर दिया। ये किस लिए होता है? ये डिहाइड्रेशन की वजह से, आपने पानी नहीं पिया, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हुई, वेस्ट मटेरियल गॉट स्टक्ड इन ट्यूब्यूल्स, या आपकी डीसीटी पीसीटी में स्टक हो गया, ठीक है, आपकी किडनी में इन्फेक्शन क्रिएट हो गया है, आपकी बॉडी में ओवर टॉक्सिन्स का डिपोजिशन होगा, दैट विल ऑल रिजल्ट इन एक्यूट किडनी इंजरी। ओके, उसके बाद है किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स का मतलब क्या होता है? किडनी स्टोन्स का मतलब है स्टोन्स, पत्थरी, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में बोलते हो, हम सबको पता होता है हमारी सराउंडिंग में किसी ना किसी को किडनी स्टोन्स हो गया। किडनी स्टोन इज वेरी कॉमन दीज डेज, बिकॉज आपका फूड हैबिट ऐसा हो गया है, आपका डेली लाइफ स्केड्यूल्स ऐसे हो गए हैं, आपका रूटीन ऐसा हो गया है कि आप ढंग से पानी नहीं पी रहे हो, ढंग से लिक्विड डाइट नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो हार्ड डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट, दीज आर बेसिकली मिनरल्स एंड सॉल्ट्स के डिपोजिशन हो जाते हैं, जो पत्थर की तरह, कंकर की तरह बना लेता है, स्टोन्स बोलते हैं जिसको, that are formed in the kidney and can cause pain, bleeding and obstruction. obstruction किस चीज़ में? यूरिन पास होने में भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कभी कभी किडनी में अगर स्टोन्स प्रेजेंट है तो आपके नेफ्रॉन ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, यूरिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इट मे गेट ब्लॉक्ड, ठीक है, आपका यूरिन प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो रहा है, हो सकता है कि कोई शार्प एंड्स क्रिएट हो जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग भी हो जाए, पेन तो होता ही होता है, ठीक है। सो ये सब किडनी स्टोन्स। अब उसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है पॉलीसिस्टिक। पॉली का मतलब होता है क्या? मल्टीपल। सिस्टिक का मतलब होता है सिस्टिस, यस, गांठ जैसा कुछ, ठीक है। अब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में क्या होता है? एक जेनेटिक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें फ्लूइड फिल्ड सिस्ट हो जाती हैं। फ्लूइड फिल्ड सिस्ट का मतलब क्या है? फ्लूइड फिल्ड सिस्ट का मतलब है ऐसी गांठ बन जाना, ऐसे पस्ट्यूल्स बनाना, ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाना जिनके अंदर फ्लूइड फिल है, जिनके अंदर पस फिल हो सकता है, ऐसे डेवलप हो जाता है किडनी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, विद टाइम, टाइम के जैसे जैसे पास होता है सिस्ट का नंबर बढ़ता जाता है, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज का नंबर बढ़ता जाता है, और किडनी में क्या आ जाता है बेटा? फेलियर हो जाता है, किडनी फंक्शन करना प्रॉपर बंद कर देती है, ठीक। उसके बाद है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआईज जो होते हैं वो जनरली यंग एज में यूटीआईज का इन्फेक्शन का कारण बहुत ही ज़्यादा होता है, मौसम चेंज में भी यूटीआईज होते हैं। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न जिसमें आपको बोला जाता है कि आपको अपने जेनिटल पार्ट्स का, कि हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए टू अवॉइड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्योंकि यूरिन की पीएच में ऐसी होती है कि इसमें बैक्टीरिया के ग्रोथ है, फंगस का ग्रोथ भी कई बार हो जाता है, एंड पीपल आर अनअवेयर अबाउट इट, ठीक है।
सो इन्फेक्शंस दैट गेट कॉल्ड अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम, कोई भी यूरिनरी पार्ट में, बीट किडनी, बीट यूरेटर, बीट यूरेथ्रा, बीट यूरिनरी ब्लैडर, कोई भी पार्ट है उसके अंदर क्या हुआ, फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम यूटीआईज। उसके बाद है ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर का मतलब क्या होता है? ब्लैडर मतलब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ऐसे सेल्स का ग्रोथ होना जिसकी वजह से लंप बन गया है, ट्यूमर बन गया है, कैंसर बन गया है, ठीक है। मेलिग्नेंट ग्रोथ, मेलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर, ट्यूमर का कैंसर का टाइप होता है। malignant growth in the bladder that can disrupt normal urination and cause symptoms like blood in urine। कभी कभी यूरिन के अंदर से ब्लड आना, यूरिन के अंदर ब्लड को इंक्लूड होके आना, इट इज़ द सिम्टम ऑफ ए कैंसर, कि आपके ब्लैडर में दिक्कत हो सकती है, आपको यूरिन करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा कि इसमें फ्लूइड फिल्ड सिस्ट कैविटीज हो जाती है जिसकी वजह से फंक्शन करना, परफॉर्म बंद कर देती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट डिजीज जो हम पढ़ेंगे इनकॉन्टिजेंस। इनकॉन्टिजेंस में क्या होता है? लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर ब्लैडर फंक्शन। ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है? ब्लैडर का फंक्शन होता है कि आपके पास कैपेसिटी है क्या 400 to 700 ml, लगभग 1 लीटर के अराउंड यूरिन को, वेस्ट को अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हो। बट अब कुछ केसेस में क्या होगा, कुछ केसेस में ऐसा होगा कि यूरिन को स्टोर करने की कैपेसिटी, एक जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था ब्लैडर के अंदर जिसकी वजह से हमें पता लग रहा था, वी वर गेटिंग अवेयर अबाउट इट कि नाउ इट्स टाइम टू पी, अब यूरिन करने का, यूरिन को रिलीज करने का टाइम है, वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर ब्लैडर फंक्शन, ब्लैडर ने फंक्शन पर करना, ढंग से परफॉर्म करना बंद कर दिया है। लीडिंग टू द इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन, यूरिन के रिलीज होने पे जब आपका कंट्रोल बंद हो जाए, आपको नहीं पता यूरिन का रिलीज कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप उसके रिलीज के टाइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, दैट इज द कंडीशन विच इज नोन एज इनकॉन्टिजेंस। इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या है? आप किसी कॉन्टिन्यूटी में, किसी सर्टेन पैटर्न में नहीं, यूरिन अपनी मर्जी से रिलीज हो रहा है, आप उसको स्टोर भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ पे हमने डिजीज के बारे में भी बात की, कैसे फंक्शन परफॉर्म हो रहा था हमने उसके बारे में भी बात की, ठीक है। कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, कुछ किडनी के अलावा कौन से ऑर्गन्स हैं जहाँ से हम ये फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, या एक्सक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, यूरिन क्यों बन रहा है, यूरिन कैसे बन रहा है, दीज कुड बी द मेजर क्वेश्चन दैट माइट बी आस्क्ड टू यू पीपल, ठीक है। डायलिसिंग चैम्बर की जो ट्यूब है वो किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। यूरिनरी ब्लैडर कितना यूरिन स्टोर कर पा रहा है, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। उससे रिलेटेड वन वर्ड जो डिजीज़ है जो भी हमने आपको पढ़े, इनके वन वर्ड्स हैं वो बहुत स्पेसिफिक हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ किस में बन रही हैं, अनकंट्रोल्ड यूरिन किस में पास हो रहा है, तो यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। ओके उसके अलावा किडनी में फंक्शनल यूनिट क्या है, यूरिन का फ्लो कैसे हो रहा है, यूरिन की पीएच क्या है, पेल येलो कलर का यूरिन है, पीएच कितनी होती है, उसका कलर कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो वी आर डन विद द एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। टिल द टाइम बाय, टेक केयर, थैंक यू।